हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय अभिषेक महाजन। आज हम जो चैप्टर कर रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टडी करेंगे एंजाइम्स कैटालिसिस के बारे में, कॉलॉइड्स के बारे में और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आता है एंजाइम कैटालिसिस। वैसे कैटालिस्ट का काम तो हमने कल भी पढ़ा था, यहाँ भी सेम ही वर्क होता है कैटालिस्ट का। कैटालिस्ट क्या करता है, जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप करता है या उसको जो है उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर्स होते हैं उनकी साइज़ को कम करता है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट जो है वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं प्रोडक्ट में, फॉर्मेशन जो है वो इजीली हो जाती है। यानी कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम जो है वो कैटलिस्ट का होता है। यहाँ हम एंजाइम्स कैटालिसिस की बात करें तो एंजाइम्स क्या होते हैं पहले ये पता होना चाहिए। एंजाइम्स आर ए टाइप ऑफ कैटालिस्ट। एंजाइम भी क्या है, एक टाइप के कैटालिस्ट ही होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। किस में, प्लांट्स और एनिमल्स में। द कैटालिसिस इन विच एंजाइम एक्ट एज कैटलिस्ट, वो कैटालिसिस जिसमें एंजाइम कैटलिस्ट का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो किससे बने हैं, नाइट्रोजन से मिलके बने हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोड्यूस दीज कंपाउंड्स। एनिमल और प्लांट्स इस तरह के कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विच हैव हाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एंड फॉर्म ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। अगर वाटर में मिक्स करें तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। दीज प्रोटीन्स एक्ट वेरी एफिशिएंटली एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस रिएक्शन। काफ़ी सारी रिएक्शन जो इनके ऊपर डिपेंडेंट होती है विच अकर इन द बॉडी ऑफ लिविंग बींग्स। दीज प्रोटीन्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, इन प्रोटीन को हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं और जो कैटलिस्ट है उसे हम बायोकेमिकल कैटालिसिस भी बोलते हैं। मैनी एंजाइम्स हैव बीन ऑब्टेन्ड इन प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट। काफ़ी सारे एंजाइम जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं जो कि हमें लिविंग सेल से ही मिलते हैं। हाउएवर द फर्स्ट एंजाइम वाज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी इन 1969 में फर्स्ट एंजाइम को सिंथेसाइज किया गया था लेबोरेटरी में। द फ्लोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। देखो इसमें फर्स्ट है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इसके लिए इन्वर्जन के लिए हम इन्वर्टेज एंजाइम का यूज़ करते हैं जो क्या करता है, शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अगर केन शुगर की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11 जो कि एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम उसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं किसकी प्रेजेंस में, इन्वर्टेज एंजाइम की, तो बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो कि दोनों एक्वस फॉर्म में होते हैं और दोनों का फॉर्मूला सेम ही रहता है C6H12O6। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। इसके लिए हम जाइमेज एंजाइम का यूज़ करते हैं जो कि क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ के इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज C6H12O6 अगर जाइमेज एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करे तो 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल के बनते हैं और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं एंजाइम कैटालिसिस की, जिसमें फर्स्ट है अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट का एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो वो क्या कर सकता है, कैन ट्रांसफॉर्म अ मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट पर सेकेंड। वो मिलियन मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट को उनको रिएक्ट करवा सकता है पर सेकेंड में सिर्फ एक मॉलिक्यूल, हैंस इट इज़ हाईली एफिशिएंट। दूसरा, दीज बायोकेमिकल कैटलिस्ट आर यूनिक। ये जो बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं वो यूनिक होते हैं नेचर में, यानी कि सेम कैटलिस्ट का हम यूज़ अलग अलग रिएक्शन के लिए नहीं कर सकते, मतलब मोर देन वन रिएक्शन के लिए इनका यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो वो यूनिक है। थर्ड बात करें, द इफेक्टिवनेस ऑफ ए कैटलिस्ट इज मैक्सिमम। जो इफेक्टिवनेस है कैटलिस्ट की उसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, वहीं तक रहती है मैक्सिमम। द एक्टिविटी ऑफ द बायोकेमिकल कैटलिस्ट डिक्लाइंस कब करती है, दोनों तरफ आइदर साइड ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर एक पीक पॉइंट है उसके लिए जहाँ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस देखी जाती है कैटलिस्ट की। अगर उसकी हम लेफ्ट साइड देखें या राइट साइड देखें तो उसकी जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी है वो डिक्लाइन कर जाती है एकदम से। फोर्थ बात करें, बायोकेमिकल कैटलिस्ट इज डिपेंडेड अपॉन द पीएच ऑफ द सोल्यूशन, की सोल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या है। अ कैटलिस्ट वर्क्स बेस्ट एट एन ऑप्टिमम पीएच, ठीक है, ऑप्टिमम पीएच पर बेस्ट काम करता है और उसकी भी रेंज होती है 5 से 7 पीएच वैल्यू तक की। फिफ्थ है द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम यूजली इंक्रीजेस। कब इंक्रीज करती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए को एंजाइम। अगर उसके ऊपर को एंजाइम हो या फिर कोई एक्टिवेटर हो उसके आसपास, यानी कि सच है जैसे Na पॉजिटिव हो गया, Cu2 पॉजिटिव हो गया। द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस।
क्यों इंक्रीज़ करता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक बॉन्ड। ये तो आपको पता है, अगर वीक बॉन्ड होगा तो उसे इजीली तोड़ा जा सकता है। विच एग्जिस्ट बिटवीन द एंजाइम एंड ए मेटल आयन। मेटल आयन और एंजाइम के बीच में वो वीक बॉन्ड होता है, वो इजीली टूट जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन रेट वो एकदम से इंक्रीज़ कर जाता है। तो एंजाइम हेल्प करते हैं रिएक्शन रेट को बढ़ाने में। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। किस मैकेनिज्म पर ये काम करता है? आपको पता है देयर आर ए नंबर ऑफ कैविटीज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑफ एंजाइम। काफ़ी सारी कैविटीज़ प्रेजेंट होती है। कैविटीज़ का मतलब समझते हो ना आप, तो स्पेस होता है ना उनमें ऐसा। दीज कैविटीज़ आर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैविटीज़ जो हैं अलग अलग शेप्स की होती हैं। एंड पोजेस एक्टिव ग्रुप्स, और उनमें एक्टिव ग्रुप्स कौन कौन से हैं? जैसे अमीन हो गया NH2, जो एसिड हो गया COOH, थायो साइनेट जो थायो ग्रुप होते हैं वो हो गया SH, जैसे हाइड्रोक्साइड ग्रुप हो गया। ये सारे के सारे क्या कैविटीज़ का काम करते हैं। दीज आर एक्चुअली द एक्टिव सेंटर भी बोल सकते हो आप। किसके ऊपर? सरफेस ऑफ एंजाइम पार्टिकल के ऊपर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को हम यहाँ सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, विच हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप। उनकी भी तो एक शेप होगी जो फिट हो जाएगी उन कैविटीज़ में। जस्ट लाइक जैसे की होती है वो लॉक में फिट हो जाती है ना, उसी तरह से इनकी भी शेप्स होती हैं। ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ग्रुप्स एन एक्टिवेटिव कॉम्प्लेक्स इज़ फॉर्म्ड विच देन डिकम्पोजेज टू द प्रोडक्ट। पहले क्या होता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे में फिट हो जाते हैं तो वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फिर उनकी डिकम्पोजिशन होती है, जिससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो दस एंजाइम कैटालाइज जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम 2 स्टेप में प्रोसीड करवाते हैं। देख सकते हो आप, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट। एंजाइम जो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है और एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनाता है। देख सकते हो आप E प्लस सबस्ट्रेट ES बना है, ठीक है। फिर क्या हुआ? डिकम्पोजिशन हुई किसकी? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बना था। एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स की डिकम्पोजिशन हुई तो एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा है एंजाइम एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है? सिर्फ वो स्पीड अप करता है रिएक्शन में, खुद वो मिक्स हो जाएगा, मिक्स होगा तभी एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो वो प्रोडक्ट से अलग होता जाता है, जैसा कि जब वो जिस टाइम उसने रिएक्ट किया था वैसा का वैसा उसे हम प्रोडक्ट के टाइम अलग कर सकते हैं। मतलब उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती प्रोडक्ट में। यहाँ आप देख सकते हो डायग्रामेट्रिकली भी बता रखा है E+S इक्विलिब्रियम, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो पहले ES मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। देख सकते हो आप, एक्टिव साइड की बात करें तो ये देखो किस तरह की शेप्स होती हैं। ये एक शेप से बता रखा है कि एंजाइम कैटलिस्ट पहले बनाया जिसमें E लिखा है। एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट देख सकते हो जिसके नीचे रिएक्टेंट लिख रखा है। तो यहाँ देखो इनकी शेप्स ही एक तरह की ऐसी होती हैं कि एक दूसरे में पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। तो देखो आप आगे जो बना है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में, देखो किस तरह से फिट हो गए हैं। और जब उनकी डिकम्पोजिशन हुई तो देखो एंजाइम वैसे सेपरेट हो गया और प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा मैकेनिज़्म चलता है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर में आता है कोलॉइड्स, कि कोलॉइड्स क्या होते हैं। अ कोलॉइड इज़ प्राइमरीली ए हिट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। हिट्रोजेनियस मिक्सचर जिसमें सेम कंपोजिशन नहीं होती, इन विच द माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस। माइन्यूट पार्टिकल किसके? एक सब्सटेंस के, जो डिस्पर्स होते हैं दूसरे सब्सटेंस में, जिसको बोलते हैं हम डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता क्या है? पहले बात करें कोलॉइड की। कोलॉइड इज़ अ मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस, जिसमें वन सब्सटेंस है विच हैज़ फाइन पार्टिकल, जिसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज, वो मिक्स हुआ होता है दूसरे सब्सटेंस में, जिसको बोलते हैं हम डिस्पर्शन मीडियम। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड जो होते हैं उनकी रेंज होती है 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर की तक डायमीटर में। द सोल्यूशन इज कॉल्ड कोलॉइडल डिस्पर्शन। जो सोल्यूशन मतलब उसको बोलते हैं कोलॉइडल डिस्पर्शन, बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन के वो मिक्स नहीं होते या सेटल डाउन नहीं हो जाते, यानी कि दे आर डिस्पर्स्ड इन सोल्यूशन, एक दूसरे पर फ्लोट करते रहते हैं। मतलब दी सब्सटेंसेस विच आर डिस्पर्स्ड इन सोल्यूशन, वो सब्सटेंसेस जो डिस्पर्स किए जाते हैं किसी सोल्यूशन में उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। और जो सोल्यूशन इन विच इट इज़ डिस्पर्स, वो सोल्यूशन जिसमें इनको डिस्पर्स किया जाता है उसे हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। अब हम क्लासीफाई कर लेते हैं कोलॉइड्स को। कोलॉइड्स को हमने क्लासीफाई कर रखा है 3 क्राइटेरियाज में। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, जो फिजिकल स्टेट होती है किसकी? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम की, उसके ऊपर। दूसरा नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन
वो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में उनकी जो हम यूज़ करते हैं पार्टिकल्स की नेचर जो है उनके में कैसी इंट्रैक्शन है उसके ऊपर स्टडी किया जाता है। थर्ड वन है टाइप ऑफ पार्टिकल, किस तरह के पार्टिकल प्रेजेंट है डिस्पर्स फेज में, उसके ऊपर स्टडी किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, जो फर्स्ट तरह की क्लासिफिकेशन है। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, इनको हमने 8 टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सिस्टम में डिवाइड कर रखा है। अ गैस मिक्सड विद अनदर गैस, अगर गैस किसी अनदर गैस के साथ मिक्स होती है तो वो क्या बनाती है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है, ठीक है, और हैंस इट इज़ नॉट ए, क्योंकि वो एक कोलॉइडल सोल्यूशन नहीं है। द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ colloids along with their typical names are as follows। आप देख सकते हो डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स फेज, कोलॉइडल नेम और एग्जाम्पल दिए गए। सबसे पहले डिस्पर्शन मीडियम लेके चले हैं जिसमें हमने डिस्पर्स पार्टिकल्स को ऐड करना है। गैस है एक तरफ, एक लिक्विड है, तो इन दोनों से मिलके बनता है एरोसोल कोलॉइड। एरोसोल मतलब इसका एग्जाम्पल तो फोग तो आप सभी ने देखा है। गैस और सॉलिड की बात करें तो सॉलिड एरोसोल बनता है जिसमें हमारा स्मोक आ जाता है, ठीक है ना, ये एक गैस की सॉलिड फॉर्म में होता है ना, तो इसलिए इसको स्मोक बोलते हैं। लिक्विड गैस अगर होते हैं मिक्स तो वो फोम बनाते हैं, जिसमें क्रीम की बात कर सकते हो। लिक्विड की बात करें तो हमारा एमल्शन बनता है जिसमें सैलेड ड्रेसिंग बोल सकते हो आप। लिक्विड सॉलिड की बात करें तो सोल बनता है जो पेंट होता है। सॉलिड गैस की बात करें तो सॉलिड फॉर्म बनती है जो केक हो गया। सॉलिड लिक्विड की बात करें तो जेल बनता है, जेल में हम जेली बोल सकते हैं। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड सॉल बनता है जिसमें कलर्ड ग्लास आता है। तो क्लासिफिकेशन, अब दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन आती है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, किस तरह की इंट्रैक्शन होती हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, कोलॉइडल सोर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, नेमली एक लायोफोबिक और दूसरा लायोफिलिक। लायोफिलिक कौन से होते हैं, जो सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करते हैं, और लायोफोबिक कौन से होते हैं, जो सॉल्वेंट को रिपेल करते हैं। इफ़ वाटर इज़ द डिस्पर्शन मीडियम, अगर वाटर डिस्पर्शन मीडियम का काम करता है तो उस केस में ये टर्म जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लायोफिलिक कोलॉइड्स को। द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग होते हैं जो। तो कोलॉइडल सोल्स डायरेक्टली फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सब्सटेंस, कोलॉइडल सोल्स डायरेक्टली फॉर्म होते हैं किससे, जब ये मिक्स होते हैं गम, जेलेटिन, स्टार्च और रबड़ के साथ विद ए सुटेबल लिक्विड, जो यहाँ डिस्पर्शन मीडियम का काम कर रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लायोफिलिक सॉल्ट्स। एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज सॉल्ट्स इज दैट इफ़ द डिस्पर्शन मीडियम इज सेपरेट, अगर डिस्पर्शन मीडियम को हम सेपरेट कर लेते हैं किससे, डिस्पर्स फेज से, इवेपोरेशन से, तो जो सोल्स कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, जो सोल है वो दोबारा से बन जाता है बाय सिंपली रिमिक्सिंग, द्वारा रिमिक्स हो जाता है विद डिस्पर्शन मीडियम। दैट इज़ वाई दी सोल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इनको हम रिवर्सिबल सोल भी बोलते हैं क्योंकि द्वारा से फॉर्मेशन हो जाती है। फर्दर मोर दीज सोल्स आर क्वाइट स्टेबल भी होते हैं, कैन नॉट बी ईजिली, और इनकी कोएगुलेशन ईजिली नहीं होती, कोएगुलेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या होते हैं, द वर्ड लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हेटिंग, जिनको लिक्विड रिपेलिंग भी बोलते हैं हम, ठीक है, जिसमें हमारे आते हैं सब्सटेंसेस लाइक मेटल्स, देयर सल्फाइड्स एट्सेट्रा व्हेन सिंपली मिक्स, जिसको हम सिंपली मिक्स करते हैं किसके साथ, डिस्पर्शन मीडियम के साथ, तो वो कोलॉइडल सोल नहीं बनाते, यानी कि देयर कोलॉइडल सोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड, उनको प्रिपेयर करने के स्पेशल मेथड्स का यूज़ किया जाता है। सच सोल्स आर कॉल्ड लायोफोबिक सोल्स। दीज सोल्स आर रेडिली प्रेसिपिटेट, ये सोल जो है एकदम से प्रेसिपिटेट बनाते हैं यानी कि कोएगुलेट हो जाते हैं ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ, अगर उनमें थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें या फिर हीट करें उन्हें, और बाय शेकिंग या उन्हें शेक करें, एंड हेंस आर नॉट स्टेबल, इसलिए वो स्टेबल नहीं होते। फर्दर मोर अगर हम ये एक बार प्रेसिपिटेट बना दें तो दे डू नॉट गिव बैक द कोलॉइडल सोल, दोबारा से उनसे कोलॉइडल सोल नहीं बनाया जा सकता बाय सिंपल एडिशन ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, इसलिए इन सोल्स को हम इरिवर्सिबल सोल भी बोलते हैं, जबकि ऊपर जो लायोफिलिक था वो रिवर्सिबल होता है। लायोफोबिक सोल्स नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट, उनको स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है अगर उनको प्रिजर्व करके रखना है, ये तो हम उनको प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स, ये थर्ड तरह की क्लासिफिकेशन है जिसको हमने डिवाइडेड कर रखा है 3 टाइप्स में, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स में, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स में और एसोसिएटेड कोलॉइड्स की फॉर्म में।
पहले आता है हमारा मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस या फिर और अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। ठीक है, किसकी डिसोल्यूशन हो रही है, स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस की या फिर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स की। तो वो क्या करते हैं, दे कंबाइन टू फॉर्म अ स्पीसीज, कंबाइन करेंगे और एक नई स्पीसीज बनाएंगे जिसका साइज़ जो है उसकी रेंज होगी जो कोलॉइडल साइज़ होता है उसके बीच में रहेगी। तो ये जो स्पेशल फॉर्म्ड जो स्पीसीज बनेगी आफ्टर मिक्सिंग उसको बोलते हैं मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फर सॉल्यूशन कंटेन पार्टिकल्स विच हैव थाउजेंड्स ऑफ एस8 मॉलिक्यूल्स, काफ़ी ज़्यादा जो एस8 मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जुड़े होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल कोलॉइड्स की बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ कोलॉइड्स द मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म ए सॉल्यूशन। इस टाइप में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं विद सुटेबल सॉल्वेंट। जो साइज़ होता है पार्टिकल्स का ऑफ दिस मैक्रोमोलिक्यूल सॉल्यूशन वो कहाँ लाई करता है, इन द रेंज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल साइज। जो कोलॉइडल पार्टिकल साइज है उसी रेंज में लाई करता है। दिस सॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स भी बोलते हैं। द कोलॉइड्स फॉर्म्ड हेयर आर सिमिलर टू दैट ऑफ एक्चुअल सॉल्यूशन। जो कोलॉइड बनते हैं वो एक्चुअल सॉल्यूशन जो उसकी तरह होते हैं इन मैनी रिस्पेक्ट, और वो क्या होते हैं, स्टेबल भी होते हैं। एग्जाम्पल है तो इसमें आते हैं स्टार्च हो गया, प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स और सेलुलोज आर नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स हैं। वेयर एज पॉलीथीन, सिंथेटिक रबड़, ये सारे सिंथेटिक मैक्रोमोलिकुल है जो खुद बनाए जाते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड और लास्ट टाइप का आता है क्लासिफिकेशन में एसोसिएटेड कोलॉइड्स। सम सब्सटेंसेस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है कोई सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं व्हेन दे आर इन लो कंसंट्रेशन। अगर वो लो कंसंट्रेशन हो बट दे रिएक्ट एज कोलॉइडल सोल, पर वो रिएक्ट कोलॉइडल सोल की तरह ही करते हैं व्हेन दे आर एट इन हाई कंसंट्रेशन। जब लो कंसंट्रेशन में होंगे तो वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे। और वो कोलॉइडल सोल का काम कब करेंगे, जब उनकी कंसंट्रेशन हाई होगी। इन हायर कंसंट्रेशन जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग्रीगेट कर लेते हैं। एग्रीगेट करना मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, शोइंग ए कोलॉइडल बिहेवियर, और कोलॉइडल बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। दीज एग्रीगेटेड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम मेसल्स बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज द एसोसिएटेड कोलॉइड्स भी बोलते हैं। ये जो फॉर्मेशन होती है मेसल्स की अकर्स अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तो उसके बाद ही होती है जिसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, जिसको हम टी के से डिनोट करते हैं। एंड ऑल्सो अबव ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, और एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है उससे ज़्यादा हो तब बनते हैं ये, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल मेसल कंसंट्रेशन। तो दीज कोलॉइड्स कैन बी रिवर्टेड बाय डाइल्यूटिंग इट। इसको हम दोबारा से रिवर्ट भी कर सकते हैं, कैसे, अगर हम उन्हें डाइल्यूट कर दें। इसके एग्जांपल में आते हैं हमारे एसोसिएटेड कोलॉइड में सॉप्स हो गए या सिंथेटिक डिटर्जेंट, क्योंकि वहीं मेसल फॉर्मेशन होती है, क्रिटिकल मेसल कंसंट्रेशन उन्हीं केस में देखी जाती है, इसलिए हम इन्हें एसोसिएटेड कोलॉइड के साथ से बोल सकते हैं, उसके एग्जाम्पल में रखते हैं। तो आज हमने जो स्टडी किया वो कोलॉइड्स के बारे में और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया, और एंजाइम कैटालिसिस के बारे में स्टडी किया। अब अगला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एमल्शन क्या होते हैं, कैसे कोलॉइड्स बनाए जाते हैं, या क्रिटिकल मेजर कंसंट्रेशन क्या होती है, क्लींजिंग एक्शन क्या होता है सॉफ्ट डिटर्जेंट का, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम दिखती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।